नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत छोड़ दिया था गोबर एवं गोबर गैस के बारे में। उससे पहले मैं जो श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि भाई आपके 2 तारीख से लेकर यानी 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त, ठीक है, 2020 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक आपके जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी नहीं लगेगी। इस दौरान 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक ऑनलाइन क्लासें आपकी नहीं लगेगी। उसका कारण ये है कि भाई आपको इस समय के दौरान 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है, जितना कोर्स आपको करवा दिया गया है, उसको वापस से रिपीट करना है, रिवाइज करना है ना। क्योंकि हम लगातार यदि हम ऑनलाइन में क्या पढ़ते रहेंगे, पीछे हम देखेंगे नहीं तो फिर हमें याद नहीं रहता। तो इसके लिए आपको ये समय दिया गया है 2 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक का, जिसके अंदर आपको जितना भी पढ़ा दिया है, जितने भी पाठ पढ़ा दिए गए हैं वो सब आपको क्या करना है, याद करना है, उनका रिवीजन करना है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक जितने पाठ पढ़ाए हैं उनके नोट्स अपनी रजिस्टर के अंदर लिखे नहीं होंगे, तो उनको भी एक अच्छा समय मिल जाएगा कि भाई अपने सारे के सारे जो नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, भेजे गए हैं, वो नोट्स हैं वो इस समय के दौरान लिख लें। पहला काम तो ये करना आपको कि जितना कोर्स करवा दिया गया है उसका रिवीजन करना, और जिन्होंने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं वो अपने अपने नोट्स बना लें, ठीक है। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि भाई जो चीज आपको समझ में नहीं आई अभी तक, इन पाठों के जितने पाठ हमने पढ़ा दिए हैं, जितने आपने पढ़ लिए हैं, जितना भी आपको समझ में नहीं आया है वो आप जो अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये चीज हमें यहाँ पर ये टॉपिक है या ये पार्ट है या इस पार्ट में से ये टॉपिक है, हमें समझ में नहीं आया है, तो आप उनको सेंड कर दीजिए। उसके बाद में उन्हें जब अपने स्कूल जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी 10 या 11 2 दिन आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन पर वीडियो बनाया जाएगा। यदि ज्यादा है तो 2 वीडियो बन जाएंगे, है ना। यदि ज्यादा नहीं है आपको प्रॉब्लम्स तो एक वीडियो के अंदर ही आपको समझा दिया जाएगा जो आपके परेशानियां हैं या जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको जहां पर आपको समझ में नहीं आया है उनके बारे में आपको एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे जो आपको जो चीज समझ में नहीं है अभी तक वापस से आप समझ सकेंगे, ठीक है। दूसरा काम ये करना है। फिर तीसरा काम ये है कि भाई 14 अगस्त को हम एक टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन ही आपका टेस्ट होगा और वो होगा आपके 50 नंबर का टेस्ट होगा। और जितना आपको पढ़ाया गया है, जितने पाठ पढ़ा दिए गए हैं, उन पाठों से आप प्रश्न लिए जाएंगे, उन पाठों का टेस्ट होगा। और नंबर कितने हैं? 50 नंबर का टेस्ट होगा। और ये 50 नंबर आपके जो जितने पाठ पढ़ाए गए उनमें से आएंगे। और ये एग्जाम आपके जैसे आपके बोर्ड में होता है, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये एग्जाम होगा 50 नंबर का, तो इसलिए आपको सीरियसली लेना है। आपको भी पता चल जाएगा भाई हमने भी 1-1.5-2 महीने में जितना पढ़ा है, जितना हमने आपको पढ़ाया है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कहाँ आपकी कमी रह रही है। तो टेस्ट लेने का कारण यही है कि आपको अपनी जो वीकनेस है, कमियां हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान हो और आप फिर ज़्यादा और मेहनत करना शुरू कर रहे हैं। कहीं आपको कमी लगती है कि भाई यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है या यहाँ पर हमसे कमी कुछ चीज़ छूट गई है, तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। तो 3 काम आपको करने हैं। फिर से आपको बता दूं 2 से लेकर 9 अगस्त तक ऑनलाइन क्लासें नहीं लगेगी आपकी। इस दौरान आपको जितने पाठ पढ़ाए हैं उनका सबका रिवीजन करना है, जिनके नोट्स अधूरे रहे उनको कंप्लीट नोट्स लिखने हैं,
दूसरा काम ये करना है कि इसी दौरान आपको जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आए होंगे या आप भूल रहे होंगे उनको, तो फिर वो आप स्कूल के जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आप सेंड कीजिए, और जब वापस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर उन प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो समस्याएं हैं उन पर वीडियो बनाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा पुनः। तीसरा काम ये करना है कि 14 अगस्त को आपको जितना पढ़ा दिया गया है उसका टेस्ट होगा, 50 नंबर का वो टेस्ट होगा और बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से होगा। इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें, आपने जितना भी पढ़ा है उसको जांचें, उसको परखें, तो फिर आपको ये पता रहेगा कि भाई हमने कहाँ हमसे कमी रह रही है और कितना हमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ये आपको काम करना है, ठीक है। अब हम आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गोबर एवं गोबर गैस। आप सबको पता है कि जो भारत की 70% जो आबादी है वो कहाँ रहती है? गांवों में, ठीक। चूंकि अधिकांश जनसंख्या हमारे देश की वो गांवों में रहती है, इसलिए आपको पता है कि भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और गांवों के अंदर क्या होता है? पशुधन। गांवों में पशुधन अधिक होता है। अपनी लोग आजीविका के लिए पशुधन रखते हैं। लगभग गांव वालों के पास में पशुधन मिल जाएगा। और पशु से हमें क्या प्राप्त होता है? पशु से हमें प्राप्त होता है गोबर। तो इस गोबर का उपयोग है, इस गोबर का उपयोग हम दो रूपों में करते हैं, है ना। एक तो अधिकांश तो इसको जैविक खाद के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है कि भाई इससे हम खाद बना लेते हैं, जैविक खाद बना लेते हैं, जिसके कारण मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो बढ़ जाती है। और एक आता है आपके गोबर गैस के रूप में। गोबर गैस के रूप में दो प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, एक तो खाद के रूप में और एक गैस के रूप में। तो गोबर जो गैस है, गोबर गैस संयंत्र द्वारा उत्पादित की जाती है, है ना। जो गोबर गैस है वो डायरेक्ट तो हमें मिलेगी नहीं, उसके लिए पहले एक गोबर गैस संयंत्र बनाया जाता है, जिसके द्वारा फिर ये जो गोबर से उत्पादित जो गैस है वो क्या होती है? वो उत्पादित होती है। भारत में कई स्थानों पर, कई गांवों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भारत में कई गांवों में गोबर गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब जो गोबर गैस संयंत्र में जो गोबर गैस बनाई जाती है वो कैसे बनती है? तो इस संयंत्र में जीवाणुविक किण्वन क्रिया द्वारा गोबर गैस बनाई जाती है। ठीक है, जीवाणु गोबर गैस में जीवाणुविक किण्वन की क्रिया करवाई जाती है और यानी एक जगह उसको इकट्ठा करके और उसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है उससे गोबर को, जिसके कारण गोबर गैस बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवाणुओं द्वारा किण्वन क्रिया
से जीवाणु द्वारा किण्वन क्रिया से गोबर द्वारा जो गैस बनती है उसे ही गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। अधिकांश जो विज्ञान में इस गोबर गैस की जो शब्द काम में आता है वो आता है आपके बायोगैस। ठीक है, बायोगैस किसे कहेंगे? गोबर से जीवाणुविक किण्वन की क्रिया के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें गैस उत्पन्न होती है और उस गैस को ही आप गोबर गैस कह सकते हो या बायोगैस हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें बायोगैस का उत्पादन निम्नलिखित तीन चरणों द्वारा होता है। यदि हम बात करें कि भाई बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, तो इसके लिए तीन चरण हैं। इन तीन चरणों से होते हुए ये गैस क्या होती है? उत्पादित होती है। कि कौन कौन से चरण हैं जिनसे बायोगैस का उत्पादन होता है या वो बायोगैस बनती है, वो हम देखते हैं। देखो, पहले चरण में क्या होता है? प्रथम चरण में अवायवीय विकल्पी जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो कैसे अवायवीय प्रकृति के हैं। पहले चरण में अवायवीय विकल्पी जीवाणु क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज, भाई जानवर क्या करते हैं? घास, पेड़ पौधों की पत्तियां या जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज होता है। तो उनके गोबर में भी क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। तो सेल्यूलोज किस प्रकार का जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो पहले चरण में क्या होगा? जो अवायवीय विकल्पी जीवाणु होंगे वो जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज आदि का अवघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। ठीक, पहले चरण में क्या हो रहा है कि जो अवायवीय विकल्पी जीवाणु है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे हेमिसेल्यूलोज आदि का अपघटन कर देता है। दूसरा चरण में क्या होते हैं? दूसरे चरण में इन पदार्थों में आंशिक वायवीय या आंशिक अवायवीय किण्वन द्वारा, अवायवीय या तो आंशिक वायवीय किण्वन होगा या आंशिक अवायवीय किण्वन होगा। ठीक है, इन पदार्थों में आंशिक वायवीय या आंशिक अवायवीय किण्वन द्वारा कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा या एसिटिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो दो चरण हो गए। तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में क्या होगा?
इस चरण में मिथेनोबैक्टीरियम द्वारा जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का ऑक्सीकरण मीथेन में किया जाता है और यही गोबर गैस के रूप में काम में आ जाती है। ठीक है, तो अब जितना जो गोबर है उसमें किण्वन की क्रिया हो गई जीवाणुओं के द्वारा, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल गए और लास्ट में क्या बन गई, मीथेन का निर्माण हो गया। तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है ना, जैसे भोजन का जो पाचन होता है, पाचन जितना भोजन पचित हो जाता है वो तो क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जो अपचित भोजन होता है वो मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जितनी ऊर्जा प्राप्त होनी है गोबर से वो हो गई, या ऊर्जा के रूप में वो संचित हो गई, और बचा हुआ जो हिस्सा होता है गोबर का, है ना, शेष बचा हुआ गोबर स्लरी, है ना, क्या कहलाता है, स्लरी कहलाता है, स्लरी कहलाता है। इसे जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो दोनों काम हो रहे हैं, ना, हमें बायोगैस भी प्राप्त हो रही है, साथ ही साथ स्लरी के रूप में हमें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। तो ये गोबर गैस प्राप्त करने के 3 चरण हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि पहले चरण में जो अवायवीय विकल्पी जीवाणु होते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज को क्या करते हैं, अपघटन करते हैं और उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। फिर दूसरे चरण में इन पदार्थों में आंशिक वायवीय या आंशिक अवायवीय किण्वन होता है, जिसके कारण कार्बनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। फिर तीसरे चरण में मिथेनोबैक्टीरियम या मिथेनोबैक्टीरिया द्वारा एसिटिक अम्ल का ऑक्सीकरण मीथेन में हो जाता है, यानी मीथेन गैस बन जाती है, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है गोबर का उसे हम स्लरी कहते हैं, और ये थोड़ा सूखी प्रकृति का होता है, स्लरी कहते हैं, और इस स्लरी को जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यदि हमने पहले बात की थी कि ये जो सारा जो आपका ये तीनों चरण संपन्न हो रहे हैं, ये संपन्न ऐसे तो होगा नहीं, ये किसमें संपन्न होता है, ये आपके होता है गोबर गैस संयंत्र में, गोबर गैस संयंत्र में। ठीक है, तो ये जो गोबर गैस संयंत्र है ये सर्वप्रथम 1961 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजीतमल, एक स्थान है इटावा जिले का अजीतमल में बनाया गया है। ये चीज ध्यान रखना कि भाई जो प्रथम गोबर गैस संयंत्र है वो 1961 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अजीतमल स्थान पर सर्वप्रथम इसको निर्मित किया गया था या बनाया गया था, या आप कह सकते हो यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा है आपके बायोडीजल। बायो का मतलब होता है जैविक। ठीक है, तो जैविक पदार्थों से डीजल के समान एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है। इससे जैविक जो पदार्थ है उनसे डीजल के समान एक तरल पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे बायोडीजल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? बायोडीजल।
अब इसको डीजल नाम क्यों दिया गया? डीजल नाम इसलिए दिया गया कि भाई इसको पेट्रोल डीजल के साथ में मिला दिया जाए इन जैविक पदार्थों से प्राप्त है जो डीजल के समान जो आपका लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसको यदि डीजल के साथ में या केरोसिन के साथ में, इसके साथ में डीजल या पेट्रोल के साथ में मिलाया जाए, पेट्रोल या डीजल के साथ में मिलाया जाए तो वो ईंधन के रूप में काम में आ सकता है, इसको लिया जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि भाई यदि इस प्रकार का कोई पदार्थ वैज्ञानिक बना पाते हैं बायोडीजल के रूप में, तो फिर डीजल और पेट्रोल पे का जो दबाव है पूरे विश्व के अंदर आपके ईंधन प्राप्त करने के रूप में, तो फिर वो कम हो जाएगा। ठीक है। और ये जो बायोडीजल होता है वो कैसा होता है? ये प्रदूषण रहित होता है। बायोडीजल क्या होता है? प्रदूषण रहित होता है। एक चीज और ध्यान रखना, बायो डीजल एक प्रदूषण रहित ईंधन होता है, जबकि आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल ये क्या होते हैं? ये प्रदूषण युक्त होते हैं। इनके कारण पूरे प्रकृति का सबसे ज्यादा नुकसान ये लोग ही पहुंचा रहे हैं, पेट्रोल डीजल, है ना। तो ये जो बायोडीजल होता है वो प्रदूषण रहित ईंधन होता है। अब जो बायोडीजल है, बायोडीजल में होता क्या है? इसमें जैसे वानस्पतिक तेल, वसा तथा लेटेक्स, जिसे हम क्षीर भी बोलते हैं, लेटेक्स को क्या बोलते हैं? क्षीर। तो बायोडीजल में एक वानस्पतिक तेल आता है, वसा और क्या होता है इसमें? लेटेक्स होता है। इसीलिए इसे फैटी एसिड मेथिल और फैटी एसिड मेथिल और क्या बोलेंगे इसको आपके एस्टर, एस्टर, क्या आपको शॉर्टकट में आप फेम भी बोल सकते हो, FAME, फेम, है ना। मेथिल या वसा अम्ल मेथिल एस्टर, वसा अम्ल मेथिल एस्टर भी बायोडीजल, ये क्या इसका रासायनिक नाम है। किसका? बायोडीजल का। यदि कोई बायोडीजल का रासायनिक नाम पूछे, फिर से लिख दूं मैं, रासायनिक नाम है बायोडीजल का क्या? वसा यानी फैट, अम्ल यानी एसिड, तो वसा अम्ल मेथिल एस्टर, है ना, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं फेम। ठीक। अब आगे देखो कि जो इसकी कल्पना कैसे की गई कि भाई जो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा पादपों में किस रूप में संचित होती है? वसा, स्टार्च वे शर्करा के रूप में संचित होती है। ठीक। यानी सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा सूर्य के द्वारा पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, स्टार्च के रूप में, शर्करा के रूप में। ठीक है। अब इन रूपों में क्या होता है? इन रूपों में जो वानस्पतिक तेल होते हैं, वानस्पतिक तेल हाइड्रोकार्बन के भंडार होते हैं। वानस्पतिक तेल, ये वसा वगैरह, है ना, वानस्पतिक तेल हाइड्रोकार्बन के भंडार होते हैं।
आपने देखा होगा बहुत से बीज होते हैं, उनसे क्या होता है, जब उनको पीसा जाता है तो उनसे क्या निकलता है, तेल निकलता है। जो तेल निकलता है ये बीज क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा होती है, और हाइड्रोकार्बन के वो क्या होते हैं, भंडार होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन उनके काम क्या आते हैं, तो वानस्पतिक तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन, वानस्पतिक तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन अंकुरण के समय बीजों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो बीज होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और जब वो बीज अंकुरित होते हैं, उन बीजों को अंकुरित करवाया जाता है, तो उस समय ये हाइड्रोकार्बन जो कि उसके अंदर, बीज के अंदर संचित है, वो हाइड्रोकार्बन इन बीजों को ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसके कारण उसका क्या हो सके, अंकुरण हो सके। तो ये वानस्पतिक जो तेल है, इन बीजों में पाया जाने वाला जो ये तेल है, इसके आधार पर ही एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ डीजल ने 1895 में इन्हीं वानस्पतिक तेलों के आधार पर क्या बनाया, डीजल इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, तो ऐसा ईंधन या ऐसा डीजल जो जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है, पादपों से प्राप्त होता है ना, और उन पादपों से प्राप्त होता है जिनमें वसा, आपके लेटेक्स और हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो यदि उन ऐसे पदार्थों को जो जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक है, उन्हें यदि हम किसी ईंधन के रूप में काम में ले सकें, और वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड होता है, तरल होता है, और उसको हम ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। जैविक आप कह सकते हो पादपों से ये प्राप्त होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोडीजल कहते हैं। और इसकी जो संकल्पना है वो 1895 में रुडोल्फ डीजल ने कर दी थी। आगे देखिए, अभी जो हम बायोडीजल की बात कर रहे हैं कि भाई ये जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है ये बायोडीजल, तो बायोडीजल के जो जैविक स्रोत होते हैं, जैविक स्रोत है ना, जैविक स्रोत वो दो प्रकार के होते हैं, जो जहां से हमें बायोडीजल प्राप्त हो सकता है ना। जैविक स्रोत जहां से हमें बायोडीजल प्राप्त होता है, उसके स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वानस्पतिक तेल, और दूसरा होता है आपके पेट्रोपादप। वानस्पतिक तेल और दूसरा है आपका पेट्रोपादप। अब पहले हम बात करेंगे वानस्पतिक तेल की। वानस्पतिक तेल है ना, जो हम सब्जियों में सब्जी बनाने के लिए जो तेल काम में लेते हैं। तो देखो, सोयाबीन और आपके सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, और मूंगफली है, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, और क्या हो जाएगा, तिल हो गया, आदि के बीजों से वानस्पतिक तेल निकाला जाता है। ठीक, खाद्य भोजन बनाने के लिए खाद्य तेल के रूप में। इनके तेल में लिपिड व वसीय अम्ल, यानी वसाएं, लिपिड व वसीय अम्ल की
मात्रा अधिक होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि अधिक तली हुई चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। अधिक तली हुई, तेल में तली हुई चीजें, चटपटी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वसीय अम्ल होते हैं, है ना, फैटी एसिड होते हैं वो, और जो लिपिड्स है उनकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन इन्हीं फैटी एसिड से और लिपिड से हम क्या बना सकते हैं? बायोडीजल। अब बायोडीजल प्राप्त कैसे होगा? लिपिड्स के वसीय अम्लों के एस्टरीकरण से बायोडीजल बनाया जा सकता है। यानी लिपिड्स का यदि वसीय अम्लों के साथ एस्टरीकरण करेंगे तो बायोडीजल बना सकते हैं या उसको बनाया जा सकता है। इस बायोडीजल को, यानी जो बायोडीजल बना है लिपिड्स के एस्टरीकरण से, तो इस बायोडीजल को बिना किसी रूपांतरण के, यानी अब हमें इसमें कोई किसी प्रकार की जो अशुद्धि है वो नहीं हटानी है, किसी प्रकार का फिल्ट्रेशन हमें नहीं करना है। बिना किसी रूपांतरण के इस बायोडीजल को डीजल के साथ मिलाकर प्रयोग में लिया जा सकता है। अब देखो इसमें ये एक चीज बहुत सही है कि रूपांतरण नहीं करना किसी प्रकार का। यदि हमने बायोडीजल बन गया है तो हमें और इसको रिफाइनरी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी रिफाइनरी के सीधे ही हम इसको जो डीजल है हमारा उसके साथ में मिला देंगे और उसको प्रयोग कर लेंगे। लेकिन फिर एक समस्या आती है। समस्या ये आती है कि अभी हम देख रहे हैं कि जो ये बायोडीजल सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, इनके बीजों से ये प्राप्त हो रहा है ना। और हमें पता है ये सारे के सारे कैसे, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल कैसे हैं? ये क्या है? खाद्य तेल। यहां पर आकर समस्या आ जाती है। खाद्य तेलों से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। अब यदि ये जो खाद्य तेल है, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, इनके तेल का उपयोग खाद्य के रूप में ना करके यदि हम डीजल बनाने में लग गए तो इनकी कीमत तो वैसे ही ज्यादा है ना। इनकी कीमत तो क्या है? वैसे ही ज्यादा है। और इनकी खपत और ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर हमें खाद्य तेल के रूप में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जो विकासशील देश हैं, है ना, विकासशील देशों में इस कारण खाद्य तेलों का क्या हो जाएगा? संकट उत्पन्न हो जाएगा। कारण क्या है कि बायोडीजल किनसे बन रहे हैं? जितने भी जो खाद्य तेल है, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल, है ना, इनके तेल से ये बायोडीजल बनाया जा रहा है। बनाने की विधि इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बिना किसी रूपांतरण के हमने डीजल के साथ में इसका प्रयोग भी कर लिया हमने, है ना। लेकिन हमें नहीं पता है कि जितने भी वानस्पतिक तेल हैं ये क्या है? खाद्य तेल है। और इन खाद्य तेलों की यदि हम कीमत की बात करें तो ये डीजल से क्या होते हैं? महंगे होते हैं। और जब इनकी खपत बढ़ जाएगी यदि, और हमने इसको बायोडीजल के रूप में यूज करना शुरू कर दिया इन वानस्पतिक तेलों में, पहले से इनकी कीमत ज्यादा कीमत इनकी बढ़ जाएगी। तो जो विकासशील देश है या गरीब देश है वो इस बायोडीजल को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि बायोडीजल की भी पूर्ति करेंगे तो इधर खाद्य तेलों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इस कारण इनके स्थान पर जो अखाद्य तेल है, यानी जिनको हम खाद्य के रूप में प्रयोग नहीं कर रहे, अखाद्य तेल का उपयोग करने का
और प्रयास किया जा रहा है, किया जा रहा है ना। कौन कौन से, जैसे आपके एक आता है रतन जोत का बीज। रतन जोत के जो बीज है वो एक खाद्य तेल के रूप में आता है। इससे जो तेल प्राप्त होगा रतन जोत से, वो एक खाद्य तेल के रूप में होता है। इससे हम बायोडीजल बना सकते हैं, तो कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आता है आपके अरंडी का, एक आता है आपके करंज, एक आता है आपके महुआ। तो ये सारे के सारे क्या है, इनसे वनस्पतिक तेल प्राप्त हो रहे हैं। और ये कैसे है, ये खाद्य नहीं है, ये एक खाद्य तेल है। इनको वनस्पतिक जो खाद्य के रूप में हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते, ठीक है, करते भी नहीं हम। तो इन तेलों से, इनके बीजों से निकलने वाले तेल का उपयोग है वो बायोडीजल बनाने में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके वनस्पतिक तेल से पढ़े ना बायोडीजल की जैविक स्रोत। तो पहला जैविक स्रोत हमने पढ़ लिया वनस्पतिक तेल। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे तो हम पेट्रो पादप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको बता दूं, आपको जो मैंने सूचना दी है शक्ति विद्यापीठ स्कूल के विद्यार्थियों को, वो सूचना ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करना। और 2 से लेकर 9 अगस्त तक आपकी ऑनलाइन क्लासें नहीं लगेंगी। इस दौरान जो क्या क्या करना है मैंने आपको पहले पूर्व में सूचित कर चुका हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक धन्यवाद।